7 मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने पहलगाम हमले का जवाब देते हुए पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। पलटवार में पाकिस्तान ने बदले की भावना से अपने सुपरसोनिक मिसाइल्स फायर किए, सीधा इंडियन S-400 बैटरीज के कोऑर्डिनेट्स पर। मिसाइल्स गिरे लेकिन खाली जमीन और डिकॉयज पर। असली बैटरीज पहले ही कहीं और शिफ्ट हो चुकी थी, सुरक्षित और फुल्ली ऑपरेशनल। ये हुआ कैसे? जब चाइनीज सैटेलाइट्स स्पेस से इंडियन पोजीशंस ट्रैक कर रही थी, इंडिया ने उन्हें वो दिखाया जो वहां था ही नहीं। एक पूरी साइनो पाक सर्विलेंस नेटवर्क को रियल टाइम में गुमराह कर दिया गया। ये सिर्फ एक मिसाइल का मिस होना नहीं था, ये थी एक टैक्टिकल विक्ट्री और एक वेकअप कॉल कि टू फ्रंट वॉर अब सिर्फ एक कंजेक्चर नहीं बल्कि रियलिटी बन चुकी है। रिपोर्ट्स कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना ने पाकिस्तान को रियल टाइम बैटलफील्ड सर्विलेंस सपोर्ट दिया। याओगान, गाओफान और जिलिन जैसे सैटेलाइट्स सिर्फ एक काम के लिए लगाए गए थे, इंडियन मिलिट्री एसेट्स को वॉच करना। और पाकिस्तान का अपना सैटेलाइट PRSS-1 1 मीटर ऑप्टिकल इमेजिंग के साथ इंडियन एयर बेसेस की साफ तस्वीरें ले सकता था। तो सवाल ये है, इंडिया ने इन सैटेलाइट्स को बेवकूफ बनाया कैसे? इसका जवाब समझने से पहले एक बात जाननी होगी। आज स्पेस सिर्फ हमारी इकोनॉमी का बैकबोन नहीं है, यह बन चुका है दुनिया का सबसे क्रिटिकल बैटलफील्ड। 2023 में इजराइल के एरो 2 सिस्टम ने स्पेस में पहली बार फिजिकल कॉम्बैट इंटरसेप्शन परफॉर्म किया था, हूथी मिसाइल्स के अगेंस्ट। इंटरसेप्शन पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बाहर हुआ, इसलिए इसे स्पेस वॉरफेयर का पहला एग्जाम्पल माना जाता है। स्पेस वॉरफेयर में जीतने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई लड़ी कैसे जाती है, और इसे समझने के लिए हमें एक बिल्कुल रोज की चीज से शुरू करना होगा। नाउ थिंक अबाउट दिस। शायद ये आपके साथ आज सुबह हुई होगी। आपने अपना गूगल मैप्स खोला, एड्रेस टाइप किया और सिर्फ कुछ सेकंड्स में उसने बता दिया कि आप कहाँ हो, कहाँ जाना है और सबसे फास्ट रूट क्या है। बिल्कुल इंस्टेंट और एफर्टलेस। लेकिन असल में हुआ क्या? आपका फोन एक ही टाइम पर 20,000 किलोमीटर ऊपर कम से कम 4 सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर रहा था। ये सैटेलाइट्स रेडियो सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट करते हैं और आपका फोन इनमें से 3 सैटेलाइट्स के सिग्नल्स एनालाइज करके आपका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड यानी X, Y और Z कोऑर्डिनेट्स फाइंड करता है। फिर चौथे सैटेलाइट और आपके फोन के बीच सिग्नल के सेंडिंग रिसीविंग टाइम डिफरेंस से फोन का इंटरनल क्लॉक सैटेलाइट के एटॉमिक क्लॉक से मैच होता है। यहीं से आपका फोन रियल टाइम में अपनी एग्जैक्ट पोजीशन कैलकुलेट करता है, और अगर ये सैटेलाइट्स ना हो तो वो ब्लू डॉट ही गायब हो जाएगा। और ये सिर्फ नेविगेशन की बात नहीं, टेलीकम्युनिकेशन, पावर ग्रिड, मैरीटाइम शिपिंग और यहाँ तक कि एग्रीकल्चरल क्रॉप मॉनिटरिंग भी किसी न किसी रूप में सैटेलाइट पर डिपेंड करते हैं। 2026 की शुरुआत तक 15,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स दुनिया भर में ऑपरेशनल हैं। इनमें अकेले 10,000 से ज्यादा स्पेस एक्स के स्टारलिंक सैटेलाइट हैं। और सैटेलाइट्स अब सिर्फ टूल नहीं रहे, यह अब टारगेट्स बन चुके हैं। तो सवाल ये उठता है, अगर सैटेलाइट्स इतनी क्रिटिकल हैं तो इन्हें टारगेट कैसे किया जाता है? चलिए उन 4 तरीकों को समझते हैं। स्पेस वॉरफेयर में प्राइमरली 4 मेथड्स होते हैं जिनके जरिए दुश्मन के कैपेबिलिटीज को डिग्रेड, डिनाई या डिस्ट्रॉय किया जाता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। मेथड 1, काइनेटिक वेपन्स। 27 मार्च 2019 मिशन शक्ति। इंडिया ने कुछ ऐसा किया जो दुनिया में सिर्फ 3 और देशों ने कभी किया था। अपने ही सैटेलाइट पर मिसाइल लॉन्च की, धरती से लगभग 283 किलोमीटर ऊपर। मिसाइल का नाम था पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2। सिर्फ 7 सेकेंड्स में इस मिसाइल ने अपने टारगेट एल्टीट्यूड हासिल कर ली और सैटेलाइट्स को प्योर इम्पैक्ट से तोड़ दिया। ऐसे मिसाइल्स को डायरेक्ट एसेंट एंटी सैटेलाइट मिसाइल या DAASAT कहा जाता है, जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर से ऐसे टारगेट इंटरसेप्ट करता है जो 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक बुलेट को दूसरे बुलेट से मार गिराना। इसका असर कितना बड़ा था? मिशन
शक्ति ने करीब 270 डेब्रिस फ्रेगमेंट्स बनाए। चाइना के 2007 वाले एसैट टेस्ट ने करीब 3000 फ्रेगमेंट्स बनाए और रसिया के 2021 नूडोल टेस्ट ने करीब 1500 और जोड़ दिए। लो अर्थ ऑर्बिट में ये डेब्रिस हर 90 मिनट में पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हजारों सालों तक वहीं रह सकता है। 1 ग्राम डेब्रिस अपने ऑर्बिटल वेलोसिटी पर एक 9 mm पिस्टल राउंड से 60 गुना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रखता है। लेकिन मिसाइल की एक लिमिटेशन है, ये ट्रैक किए जा सकते हैं। इनके पीछे किसका हाथ है पता लगाया जा सकता है। अगले 3 तरीके बिल्कुल इसके उलट है। मेथड 2, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। अब जरा एक सीन इमेजिन कीजिए। एक इनविजिबल बीम कहीं जमीन से उठकर सीधा दुश्मन के सैटेलाइट के ऑप्टिकल सेंसर पर लॉक होती है। ना कोई धमाका, ना कोई वार्निंग सायरन, बस सैटेलाइट काम करना बंद कर देता है। ये है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, DEW। इसका काम है एक पावरफुल लेजर बीम से सैटेलाइट के ऑप्टिकल सेंसर्स या सोलर पैनल्स को डैमेज करना। जैसे कोई अचानक आपकी आंखों के सामने तेज टॉर्च जला दे परमानेंटली। चाइना ने 2000 के दशक में ग्राउंड बेस्ड लेजर टेस्ट्स किए थे। यूएस ने 2020 में अपना लेटेस्ट डायरेक्टेड एनर्जी लेजर डेमोन्स्ट्रेट किया। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कोई डेब्रिस नहीं, जिसका कोई सबूत नहीं। मेथड 3, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, द सिग्नल थीफ। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इन 4 तरीकों में सबसे पुराना है और आज भी सबसे ज्यादा यूज होने वाला। इसमें 2 तरीके होते हैं, जैमिंग और स्पूफिंग। जैमिंग मतलब सैटेलाइट की सिग्नल फ्रीक्वेंसी को इलेक्ट्रॉनिक नॉइज से इतना भर देना कि सिग्नल ही अनयूजेबल हो जाए। इसे ऐसे समझिए, आप अपने दोस्त से कॉल पर बात कर रहे हैं और अचानक कोई आपके कान में इतनी जोर से चिल्लाने लगता है कि आपको कुछ सुनाई ही ना दे। स्पूफिंग इससे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। सिग्नल ब्लॉक करने की जगह एक कन्विंसिंग फेक सिग्नल उसे रिप्लेस कर देता है और जीपीएस रिसीवर बड़ी आसानी से गुमराह हो जाता है। 2024-25 के दौरान काफी सारे सैटेलाइट और GNSS इंटरफेरेंस इवेंट रिपोर्ट हुए। रसिया के कलिंका सिस्टम ने यूक्रेनियन स्टारलिंक कम्युनिकेशंस को मल्टीपल टाइम्स ब्लॉक किया। अब जरा इसे ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ते हैं। इंडियन डिफेंस एनालिस्ट मानते हैं कि चाइना के बेदू नेविगेशन सिस्टम, जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए भी क्रिटिकल टूल है, ने पाकिस्तान को हाईली प्रिसाइज रियल टाइम पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग PNT डेटा प्रोवाइड किया था। मेथड 4, साइबर अटैक। अब सोचिए, किसी देश को अपने दुश्मन के सैटेलाइट तक पहुंचने के लिए ना मिसाइल चाहिए, ना लेजर, ना कोई सोफिस्टिकेटेड हार्डवेयर, सिर्फ एक लैपटॉप और एक वल्नरेबिलिटी। ये है साइबर अटैक। ये मेथड सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिकली एक्सेसिबल है, बैरियर कम है, इसलिए ज्यादा लोग ट्राई कर सकते हैं। 2025 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के कंप्यूटर पर एक बड़ा ब्रीच हुआ। 200 GB डेटा कॉम्प्रोमाइज हुए और काफी दिनों तक किसी को कुछ पता ही नहीं चला। पॉइंट सिंपल है, अगर अटैकर सॉफ्टवेयर तक पहुंच सकता है तो सैटेलाइट को फिजिकली टच करने की जरूरत ही नहीं है। सिक्योर वर्ल्ड फाउंडेशन इन सब मेथड्स को काउंटर स्पेस कैपेबिलिटीज कहती है और 2026 तक 13 देश इन्हें एक्टिवली डेवलप कर रहे हैं। अब हम इन 4 तरीकों को जान चुके हैं, लेकिन सवाल ये है, कौन सा देश एक्चुअली इन्हें यूज करने की ताकत रखता है और इंडिया कहाँ खड़ा है। स्पेस का मिलिटराइजेशन किसी पॉलिटिकल वैक्यूम में नहीं होता। ये एक ग्रेट पावर कंपटीशन की फॉल्ट लाइंस को दर्शाता है। यूनाइटेड स्टेट्स के पास सबसे बड़ा डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट नेटवर्क है, लगभग 250। 2025 में यूएस स्पेस फोर्स ने R2C2 नाम का AI सिस्टम टेस्ट करना शुरू किया, जिसका काम है खतरों को तुरंत पहचानना और ऑपरेटर्स को अलर्ट करना। और यूएस अब प्रोलिफरेटेड कॉन्स्टिलेशंस की तरफ शिफ्ट कर रहा है, यानी लो अर्थ ऑर्बिट में सैकड़ों छोटे सस्ते सैटेलाइट्स, ताकि एक के लॉस से पूरा सिस्टम क्रिपल ना हो। मतलब यूएस सिर्फ सबसे आगे नहीं, वो सबसे रेजिलिएंट भी बनने की कोशिश कर रहा है। रसिया का अप्रोच थोड़ा पुराना है, लेकिन इम्प्रोवाइज्ड और अडेप्टिव। ये सोवियत एरा को ऑर्बिटल एसेट प्रोग्राम से शुरू होता है, जहां एक सैटेलाइट दूसरे के ऑर्बिट में जाकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। उनका कलिंका इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम उनकी काउंटर
कॉन्स्टिलेशन स्ट्रेटेजी का सबसे नया हथियार है। मतलब स्केल यूएस जैसी नहीं, लेकिन डिसरप्शन करने की ताकत पूरी है। चाइना का अप्रोच सबसे ज्यादा सिस्टमेटिक है। उन्होंने अब तक 150 से ज्यादा डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। पीएलए की एरोस्पेस फोर्स और पुरानी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स ने रिपोर्टेडली स्पेस ड्रीम 2045 के तहत 2021 में न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेस्ट और 2025 में ऑन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग टेस्ट भी किए। मतलब यूएस स्केल में आगे है, रसिया डिसरप्शन में और चाइना दोनों चीजें एक साथ लॉन्ग टर्म प्लान के तहत बिल्ड कर रहा है। अब सवाल ये है, इस 3 तरफा रेस में इंडिया कहाँ खड़ा है? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया को अपने वल्नरेबिलिटीज का पता चला। भारत एजिंग कार्टोसैट 3 सैटेलाइट्स पर रिलाई कर रहा था, जिनकी इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकोनाइसेंस ISR कैपेबिलिटीज लिमिटेड है। भारत के पास लगभग 10 डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, लेकिन 2019 के मिशन शक्ति ने हमारी एसेट कैपेबिलिटी डिमोन्स्ट्रेट की और बीजिंग को क्लियर डेटरेंट मैसेज दिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। नाविक की रिलायबिलिटी में एक बड़ी गिरावट आई। मार्च 2026 में IRNSS 1F के एटॉमिक क्लॉक फेलियर्स के बाद सिर्फ 3 वर्किंग सैटेलाइट्स बचे थे। एक ऐसा देश जिसकी डिफेंस प्लानिंग नेविगेशन पर इतनी डिपेंड करती है, उसका अपना नेविगेशन सिस्टम लड़खड़ा रहा था। इसीलिए इसरो अब NVS सीरीज डेवलप कर रहा है, एक सेकंड जनरेशन सैटेलाइट 12 साल लाइफ स्पैन और इंडिजीनियस एटॉमिक क्लॉक के साथ। नाविक मिसाइल गाइडेंस और फ्लीट ट्रैकिंग के लिए क्रूशियल है और स्पेडेक्स के साथ इंडिया दुनिया का चौथा देश बन चुका है जिसने ऑन ऑर्बिट सैटेलाइट डॉकिंग मास्टर किया है, जहां ऑर्बिट में 2 अलग अलग स्पेसक्राफ्ट को इस तरह मैन्यूवर किया जाता है कि वो आसानी से मैकेनिकल तरीके से एक दूसरे से जुड़ जाए और लॉक हो जाए। लेकिन इंडिया की स्पेस स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए ब्रह्मोस S-400 और आकाश एयर डिफेंस के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन एक और हथियार था जिसका इस्तेमाल भारत बखूबी कर रहा था। याद है हमने शुरू में पूछा था कैसे इंडिया ने चाइनीज सैटेलाइट्स को बेवकूफ बनाया, तो इसका जवाब है प्रोजेक्ट नेत्र, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। इसरो ने इसे बनाया है, रडार्स, टेलीस्कोप और डेटा प्रोसेसिंग सेंटर का एक कनेक्टेड नेटवर्क, सिर्फ एक काम के लिए, ये देखना कि ऑर्बिट में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सिंपली कहे तो नेत्र इंडिया की आईज इन स्पेस है। इंडिया ने नेत्र का यूज करके एनिमी सैटेलाइट्स की ऑर्बिटल पाथ प्रेडिक्ट करना शुरू किया, एग्जैक्ट मिनट जब ये सैटेलाइट्स इंडिया के ऊपर से गुजरेंगे। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तान को कम्प्लीटली मिसगाइड कर दिया। जब भी कोई चाइनीज सैटेलाइट किसी सेंसिटिव इंडियन साइट के ऊपर आने वाला होता, इंडियन कमांडर्स को एक इनक्रिप्टेड अलर्ट मिलता। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो हाईली मोबाइल है, सिर्फ 5 मिनट में अपनी जगह छोड़कर नई पोजीशन ले लेता था और खाली जगह पर इंडिया ने इन्फ्लेटेबल फेक लॉन्चर्स और रडार सिग्नेचर एमिटर्स डिप्लॉय कर दिए जो स्पेस से बिल्कुल रियल S-400 बैटरी जैसे दिखते थे। चाइनीज सैटेलाइट ने एविडेंस कैप्चर किया जो असल में था ही नहीं। NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चाइनीज सैटेलाइट के डाउनलिंक ट्रांसमिशंस मॉनिटर कर रहा था, यह कंफर्म करने के लिए कि सैटेलाइट एग्जैक्टली कब डेटा कैप्चर कर रहा है, और जब जरूरत पड़ी तब टारगेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से उन सिग्नल्स को जैम भी किया गया। रिजल्ट क्या हुआ? जब सर्विलेंस डेटा पाकिस्तान तक पहुंचा, कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी ऑब्सोलीट हो चुके थे। पाकिस्तान ने सुपरसोनिक मिसाइल फायर किए, वो गिरे सिर्फ खाली जमीन और डिकॉयज पर। S-400 बैटरीज बिल्कुल सेफ, नई लोकेशन में, फुल्ली ऑपरेशनल। ये सिर्फ एक टैक्टिकल जीत नहीं थी, ये प्रूफ था कि सही स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ एक ज्यादा पावरफुल एडवर्सरी को भी मात दिया जा सकता है। ट्रेडिशनली इंडिया का स्टैंस ये रहा है कि स्पेस पीसफुल पर्पस के लिए है। ये एक नोबेल थॉट था
था, लेकिन जब दुश्मन के सैटेलाइट्स आपके एयर बेसेस की तस्वीरें ले रहे हो तो आइडियलिज्म एक लग्जरी बन जाता है। इसलिए अंतरिक्ष अभ्यास 2024 ड्रिल ने इंडिया का पहला डेडिकेटेड स्पेस वारफेयर एक्सरसाइज मार्क किया, एक क्लियर सिग्नल कि अब फोकस एक्टिव डिफेंस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लेकिन एक्सरसाइज से डॉक्ट्राइन तक का रास्ता इंडिया में एक क्लासिक प्रॉब्लम से गुजरता है, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी। डिसीजंस जो हफ्ते में होने चाहिए महीनों में होते हैं, टेक्नोलॉजी जो क्वार्टर में डिप्लॉय होनी चाहिए सालों में होती है। जब दुश्मन रियल टाइम में अपडेट हो रहा हो ये डिले बहुत महंगा पड़ सकता है। इसी वजह से रिकरिंग सजेशन दिया जाता है कि इंडिया को एक फुल्ली इंडिपेंडेंट और डेडिकेटेड इंडियन स्पेस फोर्स बनानी चाहिए, यूएस और चाइना की तरह, बजाय कंबाइंड डिफेंस स्पेस एजेंसी पर रिलाई करने के। और क्रिटिक्स कहते हैं कि कंबाइंड मतलब डाइल्यूटेड, डेडिकेटेड फोर्स मतलब डेडिकेटेड फोकस, डेडिकेटेड बजट और डेडिकेटेड अकाउंटेबिलिटी। इसरो के जरिए सिविलियन मिशंस को पॉज करके 100% मिलिट्री फोकस रखना, ये आइडिया स्पेस पॉलिसी एक्सपर्ट्स अपोज करते हैं, क्योंकि इसरो के प्लैनेटरी और ह्यूमन एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स ही वो फाउंडेशनल टेक्नोलॉजीज ड्राइव करते हैं जो एडवांस स्पाई सैटेलाइट्स के लिए जरूरी होती है। इसलिए इंडिया दोनों ट्रैक्स साइमल्टेनियसली रन कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर को साथ लेके। हिस्टोरिकली स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब था छोटे सैटेलाइट्स लेकिन ज्यादा एक्सपेंसिव। डिफेंस ऑफिशियल्स इन्हें बिग जूसी टारगेट्स कहते थे, एक एसेट मिसाइल और पूरा सिस्टम तबाह। अब इंडिया PLEO कॉन्स्टिलेशन की तरफ शिफ्ट कर रहा है, सैकड़ों या हजारों छोटे सस्ते सैटेलाइट्स जो एक साथ काम करते हैं। कुछ डिस्ट्रॉय हो भी जाए तो बाकी ऑटोमेटिकली डेटा रीरूट कर लेते हैं। इसके अलावा इंडिया ने SBS-3 प्रोजेक्ट के तहत 52 नई मिलिट्री सैटेलाइट डेवलप करना शुरू किया है। प्राइवेट स्टार्टअप्स भी तेजी से आगे आ रहे हैं। पिक्सेल हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग देता है जो कैमोफ्लाज के अंदर देख सकता है। गैलेक्स आई ऑप्टिकल और रडार दोनों यूज करके 24/7 ऑल वेदर सर्विलेंस देता है। और दिगांतर क्रिकेट बॉल जितने छोटे ऑब्जेक्ट्स भी ट्रैक कर सकता है। HAPS एक सोलर पावर ड्रोन है जो 20 किलोमीटर हाइट पर 90 दिन तक होवर कर सकता है, कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरियाज पर कांस्टेंट सर्विलेंस की तरह। यह सब सुनकर लगता है कि इंडिया सही रास्ते पर है, लेकिन एक चीज है जो अभी तक हमने नहीं देखी, दुश्मन भी खाली नहीं बैठा। अब अगले कुछ सालों में क्या हो सकता है यह समझना जरूरी है। चाइना पाकिस्तान स्पेस नेक्सस और डीप होता जा रहा है। पाकिस्तान के सुपरसोनिक मिसाइल स्ट्राइक्स डायरेक्टली चाइनीज स्पेस डेटा पर डिपेंड करते हैं। पाकिस्तान की रिसेंट स्पेस एक्टिविटी अनप्रेसिडेंटेड एक्सीलरेशन रिप्रेजेंट करती है। पहले 6 डिकेड्स में सिर्फ 9 सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद सुपार्को ने पिछले सिर्फ 16 महीने में 6 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च कर दिए। ये सर्च लार्जली चाइना के बैकिंग से ड्रिवन है। एक अच्छा एग्जांपल है पाकसैट MM-1R, जिसे मई 2024 में चाइना के ज़ीचेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया था। इसमें 9 एंटीनास और 48 ट्रांसपोंडर्स हैं जो कई बैंड्स पर काम करते हैं। ये सिक्योर कम्युनिकेशन और ड्रोन बेस्ड टारगेटिंग के लिए इंक्रिप्टेड डेटा लिंक्स को सपोर्ट करता है। एक और बड़ी थ्रेट है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग। HS-1 जैसी सैटेलाइट 250 बैंड्स ऑफ लाइट डिटेक्ट करके रियल मेटल टैंक्स और प्लास्टिक इन्फ्लेटेबल डिकॉयज में फर्क कर सकती है। मतलब कि ऑपरेशन सिंदूर में काम आई डिसेप्शन टेक्टिक्स फ्यूचर में शायद काम ना आए। और एक चीज जो सीरियसली अलार्मिंग है, सुपार्को अब उनके नेशनल कमांड अथॉरिटी से फंक्शनली लिंक्ड है जो उनके न्यूक्लियर वेपन्स मैनेज करता है। मतलब ऑर्बिटल इंटेलिजेंस डायरेक्टली न्यूक्लियर डिसीजन मेकिंग में इंटीग्रेट हो सकती है। ये एक बिल्कुल अलग लेवल का एस्केलेशन रिस्क है। लेकिन अगर हर देश ऐसे ही अपनी ताकत दिखाता रहे तो सवाल ये है इन सब चीजों का ऑर्बिट पर ओवरऑल असर क्या हो रहा है।
अब मैं आपको वो सिनेरियो बताता हूँ जिसके बारे में स्पेस साइंटिस्ट सीक्रेटली सबसे ज्यादा डरते हैं और जो पब्लिक कॉन्वर्सेशन में ऑलमोस्ट कभी नहीं आता। 1978 में डोनाल्ड कैसलर, एक नासा एस्ट्रोफिजिसिस्ट, ने एक पेपर पब्लिश किया जिसने स्पेस कम्युनिटी को अलार्म कर दिया क्योंकि उसने एक साइंस फिक्शन जैसी सिनेरियो डिस्क्राइब की। कैसलर का आइडिया सिंपल है, ऑर्बिटल स्पेस में एक पॉइंट आ सकता है जहां डेब्रिस कोलिजन्स अपने आप होती रहे। एक फ्रेगमेंट सैटेलाइट से टकराता है, सैटेलाइट 100 टुकड़ों में टूट जाता है, वो टुकड़े दूसरे सैटेलाइट से टकराते हैं जो हजारों टुकड़ों में टूट जाते हैं। चेन रिएक्शन तेज होती चली जाती है और इसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। कई ऑर्बिटल सेल्स डेंजरसली क्राउडेड और पोटेंशियली अनयूजेबल हो सकते हैं। अभी हम उस थ्रेशोल्ड पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन तेजी से उस तरफ बढ़ रहे हैं। हर नया एसैट टेस्ट डेब्रिस फील्ड को और बड़ा करता है। 2026 की शुरुआत तक यूएस स्पेस कमांड ऑर्बिट में करीब 30,000 ऑब्जेक्ट्स ट्रैक कर रहा है और इससे काफी ज्यादा छोटे फ्रेगमेंट्स मौजूद है जो ट्रैक ही नहीं किए जा सकते। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कई बार डेब्रिस से बचने के लिए मैन्यूवर्स करने पड़े हैं और इस सब के बीच एक ऐसी लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत है जो इन पॉसिबिलिटीज को एड्रेस करे। लेकिन क्या कोई ऐसा फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है? थ्योरेटिकली यस, प्रैक्टिकली नो। और यहीं पर लीगल सिचुएशन इसे और भी बदतर बना देती है। इंटरनेशनल स्पेस लॉ का बुनियादी डॉक्यूमेंट है 1967 का आउटर स्पेस ट्रीटी, जो सिग्नेटरीज को स्पेस के हार्मफुल कंटेमिनेशन से बचने का ऑब्लिगेशन देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ट्रीटी 1967 में कोल्ड वॉर के समय बनी थी। तब सबसे बड़ी चिंता थी ऑर्बिट में न्यूक्लियर वॉरहेड्स। ये ट्रीटी एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स, लेजर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या साइबर अटैक्स को एड्रेस ही नहीं करता और इसका कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म भी नहीं है। रसिया और चाइना ने 2008 में एक सक्सेसर फ्रेमवर्क प्रपोज किया था, यूएस ने रिजेक्ट कर दिया। यूएस ने 2014 में अपना कोड ऑफ कंडक्ट प्रपोज किया, चाइना ने उसे रिजेक्ट कर दिया। हम स्पेस एनवायरनमेंट को गवर्न नहीं कर रहे, हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं। यहाँ एक जरूरी बैलेंस समझना होगा। कैपेबिलिटी बिल्ड करना एक बात है, अनकंट्रोल्ड आर्म्स रेस बिल्कुल अलग बात। दुनिया को नॉन प्रोलिफरेशन पर फोकस करना जरूरी है ताकि ऑर्बिट में एक मेटाफोरिकल न्यूक्लियर ऑप्शन जैसी सिचुएशन से बचा जा सके। रिस्पॉन्सिबल स्पेस पावर होने का मतलब यही है कि भारत अपनी डेटरेंस बनाए, लेकिन साथ ही ग्लोबल नॉर्म्स और रिस्ट्रेंट की बात भी उतनी ही जोर से करे जितनी कैपेबिलिटी की। ज्यादातर देशों के लिए स्पेस एक जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड हो सकता है, लेकिन इंडिया के लिए ये सर्वाइवल का सवाल है। हमारी इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा हिस्सा अब स्पेस बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। अगर कल कोई इंडिया के सैटेलाइट्स डैमेज कर दे तो ये सिर्फ मिलिट्री प्रॉब्लम नहीं, इकोनॉमिक क्राइसिस भी होगी। ऐसे में हम इस रेस से बाहर नहीं रह सकते। जो देश स्पेस में देख सकता है, सुन सकता है और नेविगेट कर सकता है, वही जमीन पर कंडीशन डिक्टेट करता है। चाइना पहले से ये समझ चुका है, इसलिए उन्होंने 2045 तक अपना पूरा स्पेस वॉरफेयर इकोसिस्टम प्लान कर लिया है। पाकिस्तान के पास चाइनीज बिल्ड सैटेलाइट्स हैं जो इंडियन एयरबेसेस की तस्वीरें ले सकता है। ऐसे में इंडिया को भी एक क्लियर स्पेस सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन चाहिए जो डेटरेंस की बात करे और इकोनॉमिक कंटिन्यूटी, मिलिट्री रेजिलियंस और टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी को साथ प्रोटेक्ट करे। क्योंकि स्पेस में अगर हम अपनी जगह नहीं बनाते तो दूसरी लोग हमारी जगह डिसाइड करेंगे और वो डिसीजन हमेशा हमारे हक में नहीं होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट्स में बताएं क्या आप मानते हो कि इंडिया अभी स्पेस वॉरफेयर के लिए स्ट्रेटेजिकली रेडी है। नीचे अपनी राय जरूर दे। धन्यवाद।